start with today's lecture. We are studying turning effects, moment. अच्छा, इसको ना मोमेंट और अक्सर जो है वी राइट इट मोमेंट आर्म, ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मोमेंट आर्म कोई एक नई चीज आ गई है, नहीं वही होती है, टर्निंग इफेक्ट को ही कहते हैं। रिप्रेजेंट हम एम से कर रहे होते हैं यूजुअली इसको, फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो देयर आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। For any object to be in equilibrium, sum of all the forces acting on it must be equal to 0. ठीक है, इसको हम ऐसे सम को समेशन के सिंबल से सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब जितनी भी एक्स एक्सिस में फोर्सेस हैं ये मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है एक्स एक्सिस में वो भी हमारे पास जो है रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वो भी 0 हो, रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन वो भी 0 हो। जैसे मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर राइट साइड पे टोटल फोर्सेस 10 न्यूटन की लग रही हैं, तो लेफ्ट साइड पे भी 10 न्यूटन की फोर्सेस लगनी चाहिए। और अगर वर्टिकल फोर्सेस की बात करें, अगर टोटल वर्टिकल फोर्स फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन की लग रही है, तो अपवर्ड तो डाउनवर्ड भी जो है वो 20 न्यूटन की लगनी चाहिए, टोटल सारी मिला के। इसी तरह अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है ना, तो देयर आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ all the moments must be equal to 0। मतलब ना तो ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं रोटेट ना कर रहा हो, ना तो क्लॉकवाइज कर रहा हो, ना एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हो, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं समेशन ऑफ मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अब आपने देखा है कि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट पे एक ही क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा हो, एक से ज्यादा भी लग सकते हैं, बट सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा, एज फार एज फोर्सेस आर कंसर्न, तो फोर्सेस अगर इक्वल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही हो। ठीक है, वो रेस्ट में भी हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब भी वो इक्विलिब्रियम में ही कहलाएगा, क्योंकि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन 0 होती है, और जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर 0। ठीक है, स्क्रीन आ रही है ना पूरी, सब लिखा हुआ? जी सर। However, as far as moments are concerned, मतलब कोई रोटेशन ना हो, ना क्लॉकवाइज रोटेशन हो ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, इट डजंट मीन के उस पर मोमेंट्स नहीं लग रहे हैं। मोमेंट्स लग रहे हो लेकिन इक्वल लग रहे हो, इक्वल एंड अपोजिट, जितना क्लॉकवाइज है उतने ही एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि दे आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, मूविंग ऑन, हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वन इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास देखो बच्चों क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ये होता है वेयर इट इज अ पॉइंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट वेयर होल मास इज सीम्स टू बी एक्टिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है उसके सेंटर पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, अगर ये हमारे पास इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट है, तो उसका पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। अब इसका सेंटर तो आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि भाई इसका जैसे रेक्टेंगल मैंने बनाया था, तो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट अगर है तो आप इसके डायगोनल्स बनाओगे। डायगोनल्स क्या होता है? द लाइन दैट टचेस बोथ द कॉर्नर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एंड वेयर दीस डायगोनल्स मीट आर इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास, COM मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, COM।
बट जो इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है ना, इसका सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है? देखो मास अब ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर से कट कर लूँ पीस उसका, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट कट कर लिया है, तो ये जो कट पीस है इसका क्या, इसका अपना मास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन जब ये एज अ होल बॉडी है ना, तो हम कहते हैं कि इन सारे पीसेस का मास मिला के हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर सेंटर पे एक्ट हो रहा होता है। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? पॉइंट वेयर होल mass of the object seems to be acting। अब इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का हमारे पास एक तरीका है, वो हम बताएंगे। अब जरूर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी कहीं हो सकता है, जहाँ पे मास ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा वहां सेंटर ऑफ मास लाई करेंगे। सेंटर ऑफ मास से हमें पता क्या चलता है? हम मास की डायरेक्शन तो बताते ही नहीं है कोई, लेकिन सेंटर ऑफ मास से जो हमें चीज पता चलती है ना, वो पता चलती है सेंटर ऑफ वेट, कि इस बॉडी का पूरा वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, अगर ये ऑब्जेक्ट का मुझे वेट शो करना है, तो मैं इसके सेंटर से शो करता हूँ। अब तक जितने भी मैंने बनाए थे, रिमेम्बर वो पैराशूटिस्ट जो था फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो उसका वेट हम लोग यूं करके दिखा रहे थे। अब हम यहीं पे क्यों दिखा रहे थे, इसके हेड पे क्यों नहीं दिखा रहे थे? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो बंदा भी है, तो उसका एक अपना सेंटर ऑफ मास होगा जहाँ पे उसका वेट एक्ट कर रहा होगा, और उसको फिर हम सेंटर ऑफ मास के बजाय सेंटर ऑफ वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ वेट अगेन सेंटर ऑफ मास ही एक तरह से, बस उसको हम फोर्स की बात कर लेंगे। हम लोग यूज जो है वो सेंटर ऑफ वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि फोर्स हमें वेट की दिखानी पड़ती है, मास की हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखानी पड़ती। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एज फार एज आवर होल लेवल इज कंसर्न, सेंटर ऑफ वेट। सेंटर ऑफ वेट क्या है? पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी एक्टिंग। तो ये पूरी की पूरी यही डेफिनेशन होगी, बस मास की जगह पे क्या आ जाएगा? हमारा वेट आ जाएगा, दैट्स इट। पॉइंट वेयर होल weight of the object seems to be acting, that is center of weight। अब सेंटर ऑफ वेट फॉर अ रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट निकालना हमारे पास आसान है, वो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो उसका सेंटर ऑफ वेट होता है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ वेट दो तरह के हमारे पास कोई भी मास से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक तो रेगुलरली शेप्ड हो और एक इरेगुलरली शेप्ड है। अच्छा, रेगुलर शेप में जैसे मेरे पास ये एक क्यूबाइड हो गया, क्यूबाइड का अगर निकालोगे इस तरह से, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो पीछे कहीं बन रहा होगा, बीच में सेंटर में। हम लोग जो है टू डायमेंशनल में इसको बना के दिखाएंगे, यूं करके बनाते हैं ना, और हम कहेंगे कि ये इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है। ज्योमेट्रिक सेंटर कैसे निकालते हैं? क्या वर्ड कह रहा हूँ? ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्री इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम ज्योमेट्रिक सेंटर कहते हैं। वो कैसे निकालोगे? कि हम डायगोनल बनाएंगे इसके वन एंड से यहाँ तक, और यहाँ से जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज माय सेंटर ऑफ वेट। सही है। इसी तरह अगर स्क्वायर है उसमें भी ऐसा ही है। अब लेट्स से ट्रायंगल है, तो उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग, अगर आपको मैथ्स में ज्योमेट्री में पढ़ा हो, तो हम लोग यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। पता है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है हमजा? जी, क्या होता है? वो लाइनें बनाते हैं, फिर जहाँ पे कैसे लाइनें बनाते हैं? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट जहाँ करना क्या होता है? काटना, बाइसेक्ट करना, दो बाइसेक्ट सेक्ट्स करने को, का क्या? अच्छा, एक सेक्ट को दो वाह सेक्ट में करना। वाह, एक सेक्ट को दो सेक्ट में काटना, सही से बताओ। देखो अगर जी मेरे पास याद है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, इसका ये एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री, है ना? बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इक्वली डिवाइड करना। काटना सही कह रहे हो, इक्वली।
अब अगर मैं इसका बाइसेक्टर बना रहा हूँ तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा, जो कि इस एंगल को डिवाइड कर दे 30 डिग्रीज में, दैट्स बाइसेक्शन। बाय मतलब टू ना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इसी तरह यहाँ पे मैं करूँ तो 30 डिग्री, तो जहाँ पे ये बाइसेक्टर जाके मिलेंगे ये हमारा इसका सेंटर ऑफ वेट हो जाएगा। अच्छा, सेंटर ऑफ वेट का एक और नाम है, सेंटर ऑफ वेट का दूसरा नाम बताओ जरा क्या होता है? सुना है, बहुत सुना है तुम लोगों ने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जहाँ पे हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी किस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। ग्रेविटी हर जगह पे एक्ट कर रही होती है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि जो मैंने पैराशूटिस्ट बनाया था, आप बोलोगे नहीं इसके सर पे वेट एक्ट कर रहा है या टांगों पे कर रहा है, टांगों का अलग होगा, सर का अलग होगा, लेकिन हम कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे कि टोटल हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है। अब जो बंदा है वो इरेगुलर, वैसे इंसानों को देखा जाए तो सिमेट्रिकल होता है ना, जो राइट पे जो हाथ पैर इसी तरह लेफ्ट पे भी है, तो उनका एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर जो हो जाएगा। इसी तरह रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स का तो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाएगा। अगर कोई सर्किल है तो सर्किल का भी ज्योमेट्रिक सेंटर बना सकते हो ना, सर्किल का तो ज्योमेट्रिक सेंटर आपको पता है सेंटर पे ही होता है, क्योंकि सारा, अगर कोई सर्किल के से क्या मतलब है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, सर्किल का 3D क्या होता है? सर्किल का 3D बताओ ना क्या होता है यार, ऐसा नहीं करो, मैथ्स पढ़ रहे हो ना हमजा हुदा? गाइस कैन यू हियर मी? जी सर। सर्किल का 3D शेप क्या होता है? सर्किल इज 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन समझते हो ना क्या सर्कल। होता है? जी। क्या होता है? जैसे डिस्क्राइब करना, इट्स लाइक हार्ड टू डिस्क्राइब, पर जैसे सर्कल के अंदर एक सर्कल होगा, समझा नहीं पा रही। सर्किल के अंदर एक सर्किल, मतलब इंसेप्शन चल रहा है यहाँ पे तो पूरा, सर्किल के अंदर एक सर्किल, उसके अंदर एक सर्किल, वो होता है इनसर्कलिंग करना। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, साइंसेस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, डेली लाइफ में भी अगर कोई चीज कर रहे हो, तो हमारे पास ना जो डायमेंशन होती हैं वो 3 डायमेंशन होती हैं। ठीक है, जो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं ना, 3 डायमेंशनल चीजें, सारी की सारी चीजें 3 डायमेंशनल ही होती है ना, जो हमें दिख रही होती है। अब 3 प्लेन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने टेबल है, तो टेबल इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। आप उसको सामने से भी देख सकते हो, लेफ्ट साइड से भी आके देख सकते हो, पीछे से भी जाके देख सकते हो। अच्छा, हमारे पास अगर हम डायमेंशन डिफाइन करें, 1 डायमेंशन अगर हम बनेंगे, वो सिर्फ 1 डायमेंशन जा रही हो, तो जैसे अगर मैं एक सिंपल लाइन बना दूं ना, दिस इज 1 डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में जा रही है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 2D की बात करूं, 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल क्या होता है कि मेरे पास 2 डायमेंशन में बात चल रही हो, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी, तो ये क्या होता है, प्लेन बन जाता है इस तरह से। जैसे पेज है ना, पेपर, पेपर इज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, आप उसमें एक्स भी दिखा सकते हो, वाई भी दिखा सकते हो। ठीक है। अच्छा, क्या जैसे टेलीविजन स्क्रीन होती है, कोई भी स्क्रीन है ना आपके पास, वो 2D होती है। 2D की पहचान क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल पिक्चर है आपके सामने किसी की, तो क्या आप उसको पीछे से जाके देख सकते हो स्क्रीन पे? नहीं। नहीं देख सकते, दैट इज 2D। अच्छा, अब सिनेमाज में 3D होता है, वो 3D क्या होता है? 3D ये होता है कि आपको वो पीछे से भी दिख रहा है, मतलब वो घूम रहा है, तो आप अगर वो सामने खड़ा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो पीछे से आप भी दिख रहा है या साइड से भी दिख रहा है, 3D इफेक्ट आ जाता है। 3D इफेक्ट ये होता है कि वो आपको पीछे से या साइड से, पीछे से तो नहीं, साइडों से दिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि रियल में आपके सामने है वो। जैसे अगर आप आंखों से कोई चीज देख रहे हो ना, तो आपको 3 डायमेंशनल व्यू उसका आ रहा होता है। मतलब अगर कोई भी आपके सामने चीज है, आप थोड़ा सा लेफ्ट पे टिल्ट करो तो आपको उसके पीछे की चीज दिखेगी, राइट पे टिल्ट करो तो आपको राइट साइड की पीछे की चीज दिखेगी, दैट इज 3D। 2D में ऐसा नहीं होता, लेकिन यही चीज आप स्क्रीन पे देखो ना, स्क्रीन पे फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर है, तो ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट पे हो जाओ या राइट पे हो जाओ या ऊपर से झांकना शुरू कर दो स्क्रीन पे, वो आपको उतना ही दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने अपना थोड़ा सा एंगल चेंज करा तो आपको चीज ज्यादा दिखने लग जाएगी, नहीं,
जो अभी आपको इस एंगल से दिख रही है ना, अब लेफ्ट पे हो जाओ, राइट पे हो जाओ, खड़े होके देखना शुरू कर दो, नीचे से झुक के लेट के देखना शुरू कर दो उसको, वो आपको उतनी ही दिखनी है जितनी आ रही है, क्योंकि वो 2D पे आ रही है। 3D इज समथिंग के यू कैन व्यू ऑल द डायमेंशंस, आपको आगे पीछे होना पड़ेगा, आपका 3D दिख जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो स्पेस पे बना सकते हैं ना, क्योंकि पेज खुद 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए मैं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही बना सकता हूँ। अब जैसे रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल है, इसकी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है, क्यूबॉइड, जिसके पीछे वाला फेस भी होगा, राइट वाला, लेफ्ट वाला। तो उसको हम लोग 3D पे किस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको फिर हम लोग जो है थोड़ा सा आर्टिस्टिक व्यू में दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे देखो पीछे भी जा रहा है और आगे इधर भी, राइट पे भी जा रहा है पीछे, और ऊपर से भी पीछे जा रहा है एक फेस। ये काम हम लोग कैसे पॉसिबल है हमारा करना, आर्टिस्टिक व्यू दिखा के, वरना पेज पे 3D दिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आप पेज पे फॉर एग्जांपल आपके सामने ना पेन है, आप पेन जो है वो वर्टिकली खड़ा कर दो, ठीक है। अब आप वर्टिकली खड़ा करके पेज पे कैसे बनाओगे उसको, अगर आप पेज पे बना रहे हो वर्टिकली खड़ा है, तो आप बोलोगे या तो आर्टिस्टिक व्यू दिखाओ, आप बोलोगे ये मैंने वर्टिकली खड़ा कर दिया, आप ये मत बोलूंगा तो लेटा हुआ है, कैसे खड़ा कह रहे हो उसको। आप थोड़ा सा आर्टिस्टिक हो तो आप बोलोगे कि इसको ना यूं बना देते हैं, ये ऐसा लगेगा कि पेज पे खड़ा हुआ है, सही है। लेकिन आपने बनाया 2D पे, ये आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज हैं कि आपने उसको खड़ा हुआ, ऐसा व्यू हमें लग रहा है कि खड़ा हुआ है, लेकिन असल में तो नहीं है, आप उसको पीछे से जाके तो नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये फर्क होता है 1D 2D 3D में। तो सर्किल जो है वो 2D ऑब्जेक्ट है, किसका है, अगर मैंने क्यूबाइट यहाँ पे बनाया, अगर मैं इस पे सिर्फ सामने फेस बनाऊंगा तो बोलूंगा कि भाई इसके पीछे भी है फेसेस, तो आपको बोलोगे पेज पे तो नहीं दिख रहे ना, हाँ अल्लाह इसमें आर्टिस्टिक व्यू इस तरह से करके दिखाऊं, ड्राइंग जिसको कहते हैं। तो सर्किल का जो 3D होता है असल में वो होता है स्फीयर। अब मैं स्फीयर को कैसे दिखाऊं पेज पे, मुश्किल है दिखाना, हाँ वो शेडिंग वेडिंग करके आर्टिस्टिक दिखा के वो हाँ पीछे से भी कर्व होता हुआ दिख रहा है। अब इतनी अच्छी मेरी आर्ट नहीं है कि मैं सर्किल जो है वो स्फीयर आपको बना दूं। जैसे बॉल है, बॉल इज अ स्फीयर, नाम सुना है ना स्फीयर का क्या होता है, जी। ठीक है। तो सर्किल का क्या होता है, स्फीयर। पता नहीं हम कहाँ से कहाँ निकल गए, एनीवेज तो आपने जो है उसका फिर डायगोनल्स बनाने हैं तो 3D में बनाना है, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ वेट कहलाएगा। अब बात आ जाती है इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स की। तो इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ वेट कैसे निकालोगे, देखो हम इंटरेस्टेड क्यों है सेंटर ऑफ वेट में, क्योंकि हमने जब टर्निंग इफेक्ट आएगा, तो टर्निंग इफेक्ट में जरूरी नहीं है कि हमेशा हम फोर्स लगा रहे हो, भाई वेट भी तो है ना कि जो कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में जो पेन है, आप उसको बिल्कुल राइट से पकड़ लो अपनी 2 फिंगर्स के साथ, ठीक है, और उसको थोड़ा सा लूज करो तो वो देखो नीचे नहीं गिरेगा बल्कि वो टर्न होगा, सही है। वो टर्न इस तरह से हो रहा होगा, या तो अब वो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है वो नीचे गिर नहीं रहा, वो टर्न हो रहा है, क्योंकि आपने उसको हिंज करा हुआ है, पिवट बनाया हुआ है अपनी फिंगर्स के साथ। तो वो जो टर्निंग हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग हो रही होगी इसकी, आप जो है वो अब डिपेंड करता है आपने किस तरह पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस वुड बी टर्निंग, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, इट डिपेंड्स किस वजह से हो रही है टर्निंग। तो व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन सेंटर ऑफ वेट and center of gravity, because in order to see the moment arm on the object due to their weight only, weight की वजह से क्या moment arm आ रहा है, इसलिए हम लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। समझ आई बात यहाँ तक? जी। अच्छा, अब ज्यादातर शेप्स हमारे पास इरेगुलर होते हैं, तो हाउ डू वी फाइंड सेंटर ऑफ वेट ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट। तो उसका हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, यू शुड नो स्टेप बाय स्टेप कि वो किस तरह से हम लोग करते हैं। तो टू फाइंड center of gravity of a irregularly shaped object। अच्छा, अब इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या हो सकता है, कोई हम लोग जो यूजुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसका, वो हम करते हैं ना पीस ऑफ लैमिला, या कोई कार्डबोर्ड ले लो आप, कार्डबोर्ड को आप इरेगुलरली काट दो, इस तरह से जिस तरह से भी मर्जी आए काट दो, कि रेगुलर शेप ना बनाओ, ठीक है। उसका हमें निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, वो कैसे निकालोगे, आप इस कार्डबोर्ड के अंदर कोई 3 जगह पे ना ऐसे होल्स कर दो,
और ऐसे होल्स करना कि जो एटलीस्ट एक दूसरे से दूर दूर हो, इक्वल डिस्टेंसेस पे ना हो, क्योंकि रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट है, आप इक्वल डिस्टेंस पे बना भी नहीं सकते उसको। तो यू मेक श्योर कि वो एक दूसरे से दूर दूर हो जितना पॉसिबल है, जितनी ज़्यादा सेपरेशन मेंटेन कर सकते हो उतनी ज़्यादा सेपरेशन मेंटेन कर लेना, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, आप लोगे एक ट्राइपॉड। ट्राइपॉड देखा है कैसा होता है? ट्राइपॉड स्टैंड देखा है? फिजिक्स लैब में गए हो कभी? जी देखा है ट्राइपॉड स्टैंड? इस जी। तरह से एक होता है, यहाँ पे एक क्लैंप लगा हुआ होता है इसके साथ। अच्छा, उस क्लैंप को हटा के ना हम लोग लगा देते हैं नीडल। उस नीडल पे क्या करते हैं हम लोग, अच्छा इसको मैं ना सामने से दिखाऊंगा। अब मैं इसको, वही बात है कि मैं राइट पे जाके तो नहीं दिखा सकता, तो मैं सामने वाला फ्रंट व्यू दिखाऊंगा सिर्फ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो होल है ना, इसको अगर मैंने होल 1 कह दिया, इसको होल 2 कह रहा हूँ, इसको होल 3 कह रहा हूँ, तो इस नीडल में मैं इस होल को डालूंगा, होल 1 को, और ऐसे डालूंगा कि लेमिना इज फ्री टू रोटेट, मतलब आगे पीछे हो रहा हो। अच्छा, और जब जाके किसी पॉइंट पर रुक जाएगा ना, जैसे वो यहाँ पे आके रुक गया है, तो इसके ऊपर हम ना एक प्लम लाइन लटका देते हैं। प्लम लाइन क्या होती है, एक क्या कहते हैं, रोप होता है, धागा होता है, उसके साथ ना नीचे हम लोग जो है एक इस तरह से एक मेटल पीस होता है इस शेप का, उसको हम प्लम लाइन कहते हैं। तो ये नहीं शेप का हो बट हैवी हो, कि जो रोप है ना आपका वो टॉट रहा है, टॉट एज इन के वो खिंचा रहा है, इसको हम प्लम लाइन कहते हैं। और जब ये यहाँ पे रुक जाता है ना इस तरह से, लाइक वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स रुक जाएगा, तो हम यहाँ पे एक पेंसिल से लाइन बना देंगे इधर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पहले होल 1 पे करा है, तो फिर होल 1 से निकाल के उसको होल 2 पे लटका देंगे, तो होल 2 से इसको हैंग करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से वो शेप उसका बन जाएगा। होल 2 से मैंने हैंग करा है, अब ये शेप बार बार वैसा ही नहीं बन रहा ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, वो पहली होल 1 से जो लाइन आ रही थी ना वो ये थी, दिस वाज द लाइन फ्रॉम होल 1। अब मैंने होल 2 से उसको हैंग करा है, तो हमारे पास एक लाइन और, हमारे प्लम लाइन जो है वो आएगी, उससे मैं एक लाइन और बना दूंगा। होल 3 से भी करोगे तो एक और लाइन आएगी, और वो ये तीनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही होंगी, और जहाँ पे तीनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है, अगेन वो उसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, इसको अगर नहीं करा है कभी प्रैक्टिकल लैब में जाके, तो इसकी मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो देख के फिर हम लोग ना इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि हमें याद क्या क्या होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। आ गई स्क्रीन? Center of gravity. आवाज नहीं आया सही तो बता देना। आगे। Try to balance a piece of cardboard on your fingertip. What do you observe? We दिस observe इज अ that there रेगुलरली is शेप्ड only one ऑब्जेक्ट, इट इज point वेरी on इजी, which डायगोनल the बना के cardboard निकाल can be लेंगे। balanced. This point where the cardboard can be balanced is called the center of gravity of the cardboard. Thus, the center of gravity is the point through which the resultant of the weight of all the particles of the body acts. Let us now determine the center of gravity of an irregularly shaped lamina using a plumb line. Make 3 holes near the edge of the lamina so that the lamina can swing freely when pivoted from each hole. Suspend the lamina from the point P as shown here. Hang a plumb line from the point P and mark the plumbing line P' on the lamina. Repeat the experiment by suspending the lamina from Q and mark the plumbing line QQ'. Now follow the same procedure for the point R. We observe that all the 3 lines PP', QQ' and RR' intersect at one point. This point where all the 3 lines meet gives the center of gravity of the lamina. Generally, the center of gravity of geometrically shaped objects lie at the geometric center of the object.
View the center of gravity of the objects listed here by clicking on the objects. ओके, समझ आई कुछ चीज? जी जी सर। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो है हमें एक्सपेरिमेंट जो है वो एज इट इज तो नहीं आता। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हो उसको, या सेंटर ऑफ वेट भी कह सकते हो, तीनों नाम से आ सकता है। तो लेकिन इसके स्टेप्स जो है ना फिर भी हमें जो है वो थोड़े पता होने चाहिए कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। समझ तो गए होगे कि पहले आपने होल्स बनाना है, होल्स बनाने के बाद आपने जो है उसको हैंग करना है, और हैंग करने के बाद जो है आपने क्या करना है, उसको प्लम लाइन के साथ हैंग करोगे। और प्लम लाइन आप देखोगे कि जब वो रुक जाएगा प्लम लाइन, तो आप पेंसिल से लाइन बना दोगे। ठीक है, पेंसिल से लाइन बनाने के लिए आप डॉट बना दोगे दो बस, और फिर उतार के उसके बाद पेंसिल से लाइन बना दोगे, क्योंकि जब वो लटका हुआ है तो आप पेंसिल से लाइन नहीं बना सकोगे। ठीक है। अच्छा, तो इसके जो स्टेप्स हैं ना वो मैं चाह रहा हूँ कि वो लिख लो। एज इट इज़ याद नहीं करना, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जैसे आपके क्वेश्चन 2 पेपर 2 की क्वेश्चंस में ना वो कोई स्टेप पूछ लेता है कि भाई कि किस तरह से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो यू मस्ट लर्न के क्या क्या हो सकता है। डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम अवॉइड कर देना, क्योंकि डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ वर्ड्स लिख दोगे तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? पहला स्टेप क्या है? 3 होल्स बनाने स्टोन यस, एटलीस्ट आप 3 से ज्यादा भी बना सकते हो, बट एटलीस्ट 3 तो बनाओ। मेक एटलीस्ट 3 होल्स as far as possible from each other in जो भी है आपके पास। हम लोग असल में ना उसको लैमेला कह रहे होते हैं, मतलब पीस ऑफ कार्ड कह दो या कुछ भी कह दो उसको, जो भी वो क्वेश्चन में कहते हैं ना, आपने वो वाला वर्ड यूज करना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? हैंग द कार्ड ऑन हैंग द कार्ड विद ऑन नीडल, या कुछ भी, जो भी आपने ना, आपने अगर नहीं यूज किया है क्लैंप, वो आपकी मर्जी है। आपने कोई किसी भी जगह पे वो फॉर एग्जांपल नीडल थी या कोई कील ठुकी हुई थी, आपने उस पर लगा दिया, वो आपकी मर्जी। बट यू हैव टू मेक श्योर द कार्ड मस्ट स्विंग फ्रीली फ्रॉम द पिन। ठीक है, तो इसमें इंश्योरिटी आपने चेक करना है। कार्ड मस्ट क्या कहते हैं, स्विंग, हिला के देखना है आप उसको। क्योंकि क्यों कह रहे हैं इसको स्विंग फ्रीली फ्रॉम द पिन? फॉर एग्जांपल अगर वो आपने वो उसकी टाइट हुई हुई है ना, तो क्या होगा, वो वेट की वजह से नीचे नहीं आ रही होगी, क्योंकि पिन की फ्रिक्शन और कार्डबोर्ड की जो कार्ड है उसके सरफेस की फ्रिक्शन इतनी होगी कि उसको वेट उसको नीचे नहीं लाने दे रहा होगा। तो व्हाई वी आर इंश्योरिंग दैट इट मस्ट स्विंग फ्रीली, सो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश दैट इट इज एक्चुअली द वेट दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो वो फ्रीली स्विंग होनी चाहिए। अच्छा, when the card is released it will set up in one position। ठीक है, तो when card या stop swinging लिख दो उसको, it means center of weight या center of gravity कह दो उसको, या center of mass कह दो, is vertically below the needle। सही है। अच्छा, plumb line, suspend the plumb line। ठीक है, प्लम लाइन हमारे पास वही जो हमने एक रोप के अंदर वो कोई भी वेट लटका के, बॉब लटका दो, या बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास लैब में ना, उससे हम प्लम लाइन बना लेते हैं। सस्पेंड द प्लम लाइन,
with the pin, ठीक है। फिर क्या करोगे प्लम लाइन सस्पेंड करने के बाद? अच्छा वो जो है अंडर द पिन सस्पेंड हुई है एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब वो एक पूरी लाइन आप बना दोगे। कैसे बनाओगे? ड्रॉ अ मार्क पॉइंट्स on the thread and later join these points with a line. राइटिंग समझ आ रही है ना? जी सर। अच्छा फिर आपने क्या करना है? रिपीट the experiment with hole 2 and hole 3. सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ होगा? lie along the line और intersection point. तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली your center of mass या center of gravity या center of weight lies on a point where all lines intersects. ठीक हो गया? This is intersects. क्या हो गया राइटिंग में? समझ आई बात? जी। Any questions so far? कुछ पूछना है, कुछ समझ ना आ रहा हो? हमजा मुझे 8 पॉइंट नहीं समझ आया। पूछो। एट? अच्छा देखो आपने होल 1 के सर साथ ये मुझे काम करा ना। 8 पॉइंट कह रहे हो ना, ये वाला 8वां पॉइंट समझ नहीं आया। खुदा खुदा कैन हियर यू। Okay. अच्छा then we have another what we say another concept which is known as stability. Very important concept as far as our real practical life is concerned. ठीक है, what is stability? Objects fall. ठीक है, अगर कोई मेरे पास इस तरह का बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि गिर सकता है, अच्छा इसका सेंटर ऑफ वेट जो है वो इधर है, इट्स वेट इज एक्टिंग ओवर हियर। अब हमजा आया, हमजा ने ना इसको फोर्स लगाई यहाँ से, सो दैट इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। अब फोर्स लगाने देखो दो काम हो सकते हैं फोर्स में, या तो वो ऑब्जेक्ट जो है राइट साइड पे मूव करना शुरू कर दे, बट he is exerting a force in a way that the object is not moving but it is actually rotating about this h, this point, इस तरह से। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, जहाँ पे ये जिस पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, तो ये पिवट बन जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है एंड द वेट विल ऑलवेज एक्ट एट द सेम पॉइंट। सेंटर ऑफ वेट तो सेम रहेगा ना, ऑब्जेक्ट टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो क्या हुआ? ठीक है। अच्छा now Hamza is exerting a force in this direction. See this is rotation, इधर मोमेंट्स आ गए, मोमेंट्स इन्वॉल्व हो गए। अब हाउ डू वी फाइंड कि कौन सी फोर्स कौन सा मोमेंट दे रही है? देयर टू फोर्सेस इन्वॉल्व, द फोर्स एक्सर्टेड बाय हमजा, इसको हम एफएच कह देते हैं, एंड द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, लेट्स से दिस इज अ कबर्ड, जो भी है। अच्छा हमजा का मोमेंट क्या होगा? आई विल सी कि हमजा जो फोर्स लगा रहा है ना, वो डायरेक्शन में लगा रहा है, this is the line of sight of the force and the pivot is over here. So if I see the distance of the force exerted by Hamza and the from the pivot, the perpendicular distance, the distance, such a distance from the pivot that makes a 90-degree angle with the line of sight of the force being exerted. Line of sight of the force क्या होती है? उसी force को मैं extend कर दूं उसी की direction में। अगर arrow यूं बना हुआ है ना,
तो इसको मैंने यूं एक्सटेंड कर देना है बस इसी की डायरेक्शन में, दैट बिकम्स अ लाइन ऑफ साइट ऑफ फोर्स, इसको मैं लाइन ऑफ साइट कह रहा हूँ, सही है। इफ आई जस्ट एक्सटेंड इट, और पिवट से मुझे ऐसा डिस्टेंस उठाना है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए उस फोर्स पे, जैसे मैं यहाँ से सेंटर से भी उठा सकता था, मैं यहाँ से भी दिखा सकता था उस डिस्टेंस को, लेट मी शो यू फ्रॉम राइट हियर, बट वो डायग्राम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो उस डायग्राम को साफ रखने के लिए ना मैंने उसको थोड़ा आगे से दिखाया। अब ये दोनों पैरेलल डिस्टेंस है ना, अगर ये h है तो ये भी h है, राइट? जी इसलिए मैं ना डायग्राम से बाहर उस डिस्टेंस को दिखा रहा हूँ ताकि मेरी डायग्राम थोड़ी साफ रहे। अच्छा, नाउ व्हाट इज ही डूइंग, अब जहाँ पे ये आकर रुक गया है, हमजा ना फोर्स लगा के खड़ा हुआ है, अब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, रोटेट नहीं हो रहा, तो इट मींस कि इक्विलिब्रियम में, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि क्लॉकवाइज मोमेंट must be equals to anti-clockwise moment. Up, can you guys tell me the force which Hamza is exerting is producing which type of moment, clockwise or anti-clockwise? Again, you have to put your pen in the direction of the force of Hamza and then rotate it towards the pivot where you feel that it reaches the pivot first, like this. ठीक है, अब इसका फॉर एग्जांपल ये तो मैंने स्केल दिया है ना, इसका एरो हेड जो था ना इधर था, जहाँ पे मैंने ये रेड लाइन बनाई हुई ना, दिस वाज द एरो हेड, ठीक है, हियर थोड़ा सा ना डार्क बना लाइक दिस। अच्छा, इसको मैं रोटेट करूं पिवट की तरफ, तो मैं यूं करूंगा तो जल्दी आ जाएगा ना, या अगर मैं उसको इसको मैं यहाँ से लेके जाऊंगा तो पिवट पे घूमता हुआ अब आएगा, समझ आई बात? तो ये जो फोर्स है ये कौन सा मोमेंट दे रहा होगा पिवट की तरफ, मैं उसको यूं रोटेट कर रहा हूं, आइदर विल इट बी अ क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज। जबरदस्त, समझा? आर यू विद अस? Yes. ठीक है, इट इज यू आर गिविंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट? राइट। तो आई विल राइट Hamza's मोमेंट fh मल्टीप्लाई बाय इस डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज h, ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट। आई एम सेइंग कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो व्हिच इज व्हाट इज अनदर फोर्स व्हिच इज गिविंग एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, वो कौन सी फोर्स, दूसरी फोर्स कौन सी है यहाँ पे? वेट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो कैन यू गाइस टेल मी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन सा मोमेंट दे रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली उसको देना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज अगर उसको रुकना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि वेट मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड सेक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो पिवट की तरफ घुमाओगे तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, वेट का जो डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट होगा वो कौन सा वाला डिस्टेंस होगा, वो देखो, वेट की लाइन ऑफ साइट को एक्सटेंड करो, मतलब ये जो वेट है ना इसको यूं करो और पिवट से ऐसी लाइन उठाओ जो कि वेट पे आके 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये पिवट है, पिवट से मैं यूं जाऊंगा तो 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बन रहा, मैं यूं जाऊंगा, दिस इज 90 डिग्री एंगल, इस डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ दिस इज ए, दिस इज ए, तो W इंटू ए, ठीक है। मैं अब वैल्यूज नहीं ले रहा, ऐसी अल्फाबेट्स ले रहा हूँ। दिस मस्ट बी इक्वल, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होंगे, अपोजिट तो है क्योंकि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये इक्वल होंगे तो इट मींस के हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रुका रहेगा। अच्छा, अब मुझे एक बताओ, इन केस हमजा का ना मूड चेंज हो गया, वो छोड़ के चला गया इस ऑब्जेक्ट को, तो क्या ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पे आ जाएगा? देखो, हमजा जब इसको छोड़ के गया तो क्लॉकवाइज मोमेंट तो जीरो हो गया, सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इस कबर्ड को अपनी जगह पर रोटेट कर देगा, तो कबर्ड विल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। सही है ये बात? जी जी। अच्छा, हाउएवर हमजा थोड़ा गुस्से में था, हमजा ने बोला नहीं, हमजा ने क्या किया, इसको ना इतना रोटेट करके छोड़ा कि देखो कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, लेट मी मेक शू ओवर हियर लाइक दिस। हमजा ने ना इसको इतना रोटेट करा, इसको और टिल्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, मोशन मूवमेंट अबाउट यही पॉइंट हो रहा है ना, दिस इज पिवट। अच्छा, नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल act on its same point, weight will act vertically downwards. अच्छा,
अब देखो क्या हुआ, वेट पहले कौन सा मूवमेंट दे रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब बता सकते हो कि वेट जो है, क्योंकि अब पिवट के राइट साइड पे एक्ट हो रहा है, तो वेट कौन सा मूवमेंट दे रहा है, clockwise. क्लॉकवाइज। तो वेट ने भी अब क्लॉकवाइज मूवमेंट देना शुरू कर दिया है। तो अब हमजा का मूवमेंट भी जो है वो क्लॉकवाइज था, वेट ने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना शुरू कर दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये तो टॉपल करेगा ना, गिरेगा। और हमजा को सिर्फ उतनी फोर्स लगानी है जब वेट जो है वो क्या हो, लेफ्ट से पिवट के राइट पर आ जाए। उसके बाद बेशक हमजा अपना हाथ हटा ले, फिर वेट विल डू इट्स ओन थिंग। वेट जो है वो बाकी उसको नीचे खुद ही गिरा देगा। यही होता है ना, कबड्ड आप रोटेट करो, एक पॉइंट तक छोड़ो, वापस आ जाता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर उसको आप आगे कर दो तो क्या होता है, वो टॉपल हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉपलिंग। वो टॉपलिंग किस वजह से होती है, क्योंकि नाउ वेट एक्चुअली मूव्स अवे फ्रॉम द पिवट, जहाँ पे जिसके अबाउट आप रोटेशन करवा रहे थे, and instead of giving anti-clockwise movement which can bring back the material in its original dimension, original position, it will give anti-clockwise movement जो उसको गिरने में और मदद करेगा, तो उसको गिरा देगा। सही है, ये बात समझ आई? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। हमजा जी आ गए। आ गई, अच्छा। अब देखो मैं इसी ऑब्जेक्ट में ना एक चीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अब जैसे ये कबर्ड था, अब ना ये कबर्ड जो था ये खाली था, एम्प्टी था। मैंने क्या किया, इसी कबर्ड को फिल कर दिया बहुत सारी चीजों से, और जो मैंने चीजें रखी ना वो सारी की सारी नीचे रखी, नीचे इतने एरिया में रखी। तो अब ज्यादा मास जो है वो नीचे है, तो इसकी अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, अब हमजा ने ना इस कबर्ड को उतना ही टिल्ड करा जितना उस पहले वो गिर गया था ना, हमजा ने उतना ही टिल्ड करा, और हमजा एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी भी गिर जाएगा। लेकिन क्योंकि देखो सेंटर ऑफ, यार ये कितनी गंदी डायग्राम बन गई। क्योंकि देखो अब क्या हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो अभी भी जो है ना वेट जो है वो पिवट के राइट साइड पे नहीं आया, तो अभी भी कबर्ड वापस आ जाएगा। वरना इतने एंगल तक जब पहले हमजा ने रोटेट किया था ना, लेट्स से मैं कह रहा हूँ हमजा ने जो है वो इसको जान लगा के 50 डिग्री पे ले आया था, तो वो गिर गया, पहले गिर गया था, अब 50 डिग्री पे नहीं गिर रहा, क्योंकि वेट जो है वो इतना नीचे है, वो अभी भी पिवट से बाहर नहीं हुआ। तो हमजा को और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और रोटेट कराना पड़ेगा उसको गिराने के लिए। और जब तक वेट जो है वो, अब जैसे ये वेट अभी भी मेरा बाहर नहीं आया, पिवट के ऊपर है, तो वापस ले आएगा उसको, थोड़ा सा और धक्का देना पड़ेगा। तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा ना ऑब्जेक्ट का, उतनी ही उसको गिराना, टॉपल करना मुश्किल होगा। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी। तो ऑब्जेक्ट्स हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द बॉटम, मोर नियर टू द बॉटम, मोर स्टेबल इज द ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट बताने का मेरा, जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं चाह रहा था। सही है, तो स्टेबिलिटी क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, is pushed a little and then released, it falls back to its original position. ठीक है, its position was stable, that was a stable position. ठीक है, however if we push the box further in a way that the weight actually moves towards the right hand side of the pivot, actually weight is acting at its same position, वो वहीं पे एक्ट हो रहा है, हमने बस उसको टॉपलेस को इतना ज्यादा कर दिया कि वेट जो है हमारा अब पिवट के राइट साइड पे एक्ट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग anti-clockwise movement, it will also give a clockwise movement, and this will cause the toppling of the object. ठीक हो गया? तो stability increases. What is stability? Stability is the ability of any object to regain or to fall back to its original position. Stability को क्या बोलेंगे? Ability of any object to fall back to its original position after it is pushed कर दो या आफ्टर इट इज रोटेटेड कर दो, जो भी कर दो, आफ्टर इट इज रोटेटेड कर दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम यहाँ पे मोमेंट्स की बात कर रहे हैं। आफ्टर इट इज रोटेटेड अबाउट अ सर्टेन पॉइंट,
This is basically a stability. And that position will be called as a stable position. And that position will be called as this position. Talking about this position, the original position उसकी आ रही है. It's called as a stable position. ठीक है. अच्छा, अब इसकी रियल लाइफ में अगर आप एग्जांपल्स देखो तो अक्सर गाड़ियां टॉपल कर जाती हैं. अच्छा, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पे होती हैं तो वो टॉपल करने का खतरा होता है. अबाउट द टायर उनका जो है पिवट बन रहा होता है. जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, स्पोर्ट्स कार का जो बेस होता है वो बेस इतना बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो मास है वो नीचे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है. इस वजह से जो है ना वो स्पोर्ट्स कार जो है वो टॉपल नहीं करती हैं. अब इसकी डायग्राम मैं दिखा दूंगा. अगर मैं बनाने बैठा ना तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी तुम लोगों के सामने. मेरी ड्राइंग इतनी गंदी है. अच्छा, इसी तरह मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट टू बी टेकन इज लोअर the center of gravity, more stable is the object. That is the point of concern. ठीक है. जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. फॉर एग्जांपल आपके पास जो गॉबलेट्स होते हैं, जो वाइन ग्लासेस होते हैं, वो बहुत लीस्ट स्टेबल होते हैं. क्यों? उनका देखो सारा का सारा मास ऊपर होता है, नीचे तो बड़ा कम होता है. तो दे आर वेरी प्रोन टू फॉल. देखिए, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका यहाँ कहीं बन रहा होगा, ज़्यादा मास ऊपर होता है, भराई भी ऊपर जाते हैं वो. लेकिन ये वाले जो ऐसे ग्लासेस होते हैं दे आर स्लाइटली मोर स्टेबल. ठीक है. लेकिन फिर भी ये जो है ना वो हाथ लगता है तो लुढ़क जाते हैं. लेकिन जो मग्स होते हैं, क्योंकि उनका अब नीचे से मास ज़्यादा होता है तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे होता है, तो दे आर मोर स्टेबल. ठीक है. कोई क्वेश्चन है पूछना है? नहीं सर, नो क्वेश्चंस. हमजा, व्हाट अबाउट यू? आ गया समझ. आ गया. चलो शुक्र, अच्छी बात है, आ गया. इसी तरह ये क्वेश्चंस कुछ आते हैं हमारे पास ना कार. वैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ ना, इजी हो जाएगा. जैसे ये है ना हमारे पास, 4 table lengths are shown along with the position m of the center of the mass. अच्छा, इसमें से पूछा है which lamp is the most stable. अब इसमें से मोस्ट स्टेबल लैम्प वो होगा जिसका सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे होगा. सबसे नीचे सेंटर ऑफ मास किसका है? इसका है, ए का. तो इट इज मोस्ट स्टेबल. जिसका जितना ऊपर होगा वो उतना लेस स्टेबल होगा. तो लीस्ट स्टेबल जो है वो ये हो जाएगा, सी. ठीक है. और मोस्ट स्टेबल हमारा ये हो जाएगा. तो अब आपने याद रखना है कि अगर किसी चीज़ को आपने स्टेबल बनाना है तो उसका सेंटर ऑफ मास आपने नीचे रखना है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास what affects the stability of an object? Only its base area and the location of its center of mass. Only its weight and its base area. Only the location of its center of mass. ठीक है. Only its weight. देखो, location of center of mass actually affects the stability of the object. अच्छा, बेस एरिया में जितना बड़ा करूंगा तो सेंटर ऑफ मास ऑटोमेटिकली इतना नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो बेस एरिया एंड द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, यस इट डज इफेक्ट्स. बोथ कंबाइंडली इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ, which chair is the least stable if the child moves? ए. ए. A. Why not B? B की भी तो हाइट उतनी है. हाँ, बेस बड़ी है. बेस एरिया बड़ा है. ठीक है. इट हैज अ लार्जर बेस एरिया. ठीक है. तो बेस एरिया एंड द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास देखो दोनों का एक ही जगह पे लाया कर रहा होगा ऑलमोस्ट,
क्योंकि लेग्स है ना, लेग्स थोड़ी सी लंबी है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस एरिया इज आल्सो अ मेजर दैट अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ए बी इज द मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ द बेस एरिया, तो उसे गिरने के चांसेस कम होंगे। अच्छा, अब ये बंदे का है, अब इसका जो सेंटर ऑफ अभी स्टेबल है, बेस एरिया बड़ा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसका अगर यहाँ पर है, इसका इससे थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सी को और डी को कंपेयर करूं, व्हाट अबाउट सी एंड डी? सी इज हियर, इसका और नीचे होगा। अच्छा, डी का जो है वो सी से थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। तो लीस्ट स्टेबल क्या बताया आपने? ए, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका बन रहा है? इसका बन रहा है A हाइट पे, तो ए इज द लीस्ट स्टेबल वन, ठीक है हमजा? वेट क्या स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो फिर वेट पिछले वाले क्वेश्चन में वेट क्यों नहीं? कहाँ पे? हियर देखो, वेट अफेक्ट करता है। वेट अगर जितना नीचे होगा ना, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब जहाँ सेंटर ऑफ मास होता है वहीं सेंटर ऑफ वेट होता है, सही है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट जो है वो 50 न्यूटन का है, इसका वेट। अच्छा, दूसरा जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है ना, उसका मैं वेट कह रहा हूँ ये 500 न्यूटन का है। तो किसी भी वजह से दोनों अगर इतना रोटेट हो जाएंगे, 50 न्यूटन पिवट साइड के या 500 न्यूटन पिवट के राइट पर आ जाए, तो बोथ विल बिकम अनस्टेबल, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा बेस एरिया पे, और दूसरी चीज क्या है? लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। हाँ, वेट once it actually moves away from the pivot or the right side of the pivot, it will help in actually toppling, ठीक है। तो एक्चुअली वेट अल्टीमेटली एक्ट कहाँ हो रहा है? सेंटर ऑफ मास पे। तो पहला इंडिकेटर हमारे पास क्या है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए? सेंटर ऑफ मास कहाँ है। सेंटर ऑफ मास जितना नीचे है, या सेंटर ऑफ वेट कह सकते हो उसको, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हो, जितना वो नीचे होगा उतनी ज्यादा चीज स्टेबल होगी, और जितना बेस बड़ा होगा उतनी ज्यादा चीज स्टेबल होगी। बेस बड़ा होने से क्या मतलब है? देखो, ये था ना मेरे पास ऑब्जेक्ट, इसी को मैं अगर मैं यूं बना दूंगा, अब अगर इसको आप टॉपल कर रहे हो तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि वेट जो है वो जल्दी पिवट के राइट साइड पे चला जाए। लेकिन इसका बेस बड़ा है, इसके चांसेस ज्यादा हैं, यहाँ पे पिवट बनाए हुए दोनों के, तो इसका वेट अगर आप टॉपल करना भी स्टार्ट करते हो ना, तो इसका वेट जो है वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी तो वैसे ही बन गया, ठीक है। ये वेट जो है वो इतनी जल्दी बाहर नहीं जाएगा जितना इसका चला जाएगा। इसका फौरन ही थोड़ा सा टॉपल करने पे वेट जो है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और करोगे तो बाहर निकल जाएगा। तो बेस एरिया actually affects why? Because not due to the weight or the center of gravity. बेस इसलिए अफेक्ट करता है क्योंकि वेट जो है वो पिवट से बहुत दूर हुआ होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने वेट पर अल्टीमेट नहीं देखना, हमें वेट तो वो बाद में टॉपलिंग करवाएगा, लेकिन जो चीज अफेक्ट कर रही है ना कि उसको टॉपल करना है, तो अगर बेस एरिया बड़ा है तो आपने पे ज्यादा टिल्ट करना पड़ेगा। ज्यादा टिल्ट करना है यानी ज्यादा स्टेबल है, और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो और भी आपने ज्यादा टिल्ट करना है, ज्यादा टिल्ट करना है तो ज्यादा स्टेबल है, सही है। जी। और अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरे पास एक रॉड है जो कि काफी लंबी रॉड है, ठीक है। इसका जो वेट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका जो वेट है ना वो है 500 न्यूटन। अच्छा, एक मेरे पास ना क्या कहते हैं, ऐसी रॉड है, इसमें मटेरियल इसमें भी इतना है, इसका भी वेट जो है वो 500 न्यूटन है। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा हमजा? दूसरा वाला। दूसरा वाला। सॉरी खुदा, आप क्या पहला वाला कह रहे हो? नहीं, दूसरा। दूसरा वाला क्यों? वेट तो इक्वल है ना, तो स्टेबिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए थी। लेकिन वेट पे नहीं डिपेंड कर रही है ना, डिपेंड कर रही है सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास देखो उसका नीचे है दूसरे वाले का पहले वाले से। सेकेंडली बेस एरिया इसका बड़ा है, दैट्स व्हाई। चलें आगे बढ़े।
अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें इसने पेन से लटकाया तो है पीस ऑफ यूनिफॉर्म कार्ड को, लेकिन जो है सेंटर ऑफ मास के लिए हमें 2 लाइंस चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास के लिए 2 लाइन तो नहीं बनाई हुई, उसने तो एक ही लाइन बनाई हुई है। एक ही लाइन बनाने से हम सेंटर ऑफ मास कैसे बता सकते हैं? वो तो हम अंदाजे से बता सकते हैं, वी कैन नॉट से फॉर श्योर। तो अंदाजे से आप क्या बोलोगे कि जहाँ पे ज्यादा मास दिख रहे हैं ना वहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे पॉइंट ए पे तो बहुत कम मास है, इतना सा। पॉइंट बी पे देखो तो तकरीबन इतना मास आ रहा है। पॉइंट सी देखो इतना ज्यादा मास कवर कर रहा है। पॉइंट डी जो है वो ये मास कवर कर रहा है। तो पॉइंट सी इज अप्रोक्सीमेटली अ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कह दो या आप उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दो या सेंटर ऑफ वेट कह दो। ठीक है, आगे बढ़ जाए ना। जी। जी 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास रेस्ट ऑन अ टेबल। अब इक्वल मास का क्या मतलब है हमजा? इक्वल वेट है। अगेन वेट इज नॉट एक्चुअली अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी बिकॉज वो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी के बारे में पूछते हैं, व्हिच इज द लीस्ट स्टेबल, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे ज्यादा ऊपर है, बी बेस एरिया सबसे कम है, बी। You can do this question, right? Which shape has a center of mass nearest to the baseline? Nearest to the baseline किसका होगा? जिसका बेस एरिया सबसे बड़ा है ना, इसका होगा सी सी का। सी। अच्छा बी जो है ना एक अलग अपने आप में एक कहानी है, उसको अभी मैं बताता हूँ। बी जो है, बी जो शेप है, तो ये क्या अनस्टेबल हो सकता है कभी? जी नहीं, कैसे? एक इसको पॉइंट पे टिल्ट आगे टॉपल कैसे करोगे? ये तो रोटेट होता रहेगा, टॉपल थोड़ी होगा कभी। जी तो ये तो अनस्टेबल है ही नहीं ना। ठीक है। अच्छा ये अब थोड़े बहुत खुद भी करना ना, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो नहीं मुझे बतानी हो। ये देखो, ये आई थिंक क्या है, बस है बस। ठीक है, जेट इज जस्ट अबाउट टू टॉपल ओवर। टॉपल ओवर होने का मतलब क्या है कि वो अपने जिस इस पॉइंट पे, यहाँ पे वेट अगर है तो यहाँ से टॉपल होगी। तो जस्ट अबाउट टू टॉपल ओवर मतलब वेट जो है वो बिल्कुल पिवट से पास कर रहा है। जैसे ही वेट थोड़ा सा लेफ्ट पे होगा वो नीचे गिर जाएगी। जैसे डी का अगर मैं बनाऊं तो वेट जो है ना हम हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स बनाते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड कैसे बनाओगे? आपने बस स्केल से सिंपल उसको लिख देना है। ठीक है। अच्छा अरे ये क्या बात है? क्या हो गया यार? एक तो वेट देखो आप हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स बनाओगे। कैसे? लाइक दिस इज वेट। इसी तरह पॉइंट सी का वर्टिकल डाउनवर्ड ये हो गया। पॉइंट डी का जो है वो हमारा ये हो जाएगा। अब पॉइंट ए का जो है वो ये हो जाएगा। तो ए और बी तो तब के सिनेरियो जब टॉपलिंग हो चुकी है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली टॉपल करा ही देगा क्योंकि पिवट से आगे है। पॉइंट सी देखो, इट इज पासिंग फ्रॉम द पिवट राइट हियर। ठीक है, जो टायर था, टायर पिवट बना हुआ था ना, टायर जहाँ से रोटेट करेगा। तो पॉइंट सी इज अ पॉइंट एट विच बस इज जस्ट अबाउट टू टॉपल। जस्ट अबाउट मतलब लिमिटिंग कंडीशन है। ठीक है। अब थोड़ा सा भी ये टिल्ट होता है तो सी भी जो है वो इस साइड पे पिवट के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और टॉपलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड बना के देखना। हाँ जी, इस क्वेश्चन का ना मुझे आंसर निकाल के दो अभी। सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। ओके लेट्स डू इट अगेन देन। देखो दिस इज लैमिना। वो जो मैं नहीं कह रहा था कि वो जो कार्डबोर्ड है उसको हम लैमिना भी कहते हैं, तो इन्होंने उसको पतली जो शीट है ना लैमिना कहा हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि उसने ना इसको पॉइंट पी से सस्पेंड किया है। जब उसको छोड़ेगा तो इट विल रोटेट ना, और हाउ इट विल रोटेट डिपेंड्स अपॉन द वेट एक्टेड।
जिसका जो सेंटर ऑफ मास है जहाँ पे वेट एक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरफ रोटेट होगा, और ये रोटेट होने के बाद जो है वो एक पॉइंट पे आके सस्पेंड होकर रुक जाएगा। ऐसा ही है ना, जिस पॉइंट पे आके रुकेगा, जैसे यहाँ से पी है तो फिर उससे जी वेट सर। प्लम लाइन जो है वो वर्टिकली डाउन, मतलब ये जो सी है वो ये जैसे पी है तो वेट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नीचे आ जाएगा और वहां पे आके वो रुक जाएगा। मतलब क्या है कि वेट जो है वो पिवट से पास कर रहा है एंड इट विल नो मोर गिव अ टर्निंग इफेक्ट। However, when the weight is not passing through the pivot, how do we know that the weight is not passing through the pivot? क्योंकि वेट हमेशा बनेगा सेंटर ऑफ मास पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, उसकी लाइन ऑफ साइट को जो है ना एक्सटेंड कर देना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना कि वेट कहाँ कहाँ से पास कर रहा है, तो आपने इसकी लाइन ऑफ साइट को ना ऐसे वेट की जहाँ डायरेक्शन बन रही है उसको एक्सटेंड कर देना बस, ठीक है। अच्छा, तो वेट इज अवे फ्रॉम द पिवट, इट इज मेंटेनिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, ठीक है। तो मोमेंट कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बट डू यू नो द फोर्स? यस, द फोर्स इज एक्चुअली द वेट 2 न्यूटन, बट डू यू नो द डिस्टेंस ऑफ वेट फ्रॉम द पिवट, एंड दैट डिस्टेंस मस्ट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द फोर्स, राइट हुदा? जी अच्छा, तो पिवट इज एट हियर, पिवट से आप ऐसा कौन सा डिस्टेंस बनाओ कि इस फोर्स की लाइन पे जो है वो 90 डिग्री बने। ये ग्रीन लाइन है ना, पूरी फोर्स की लाइन है। अब यूं बना दो डिस्टेंस, अब यूं बना दो, अब यूं बना दो, लेकिन एक ही डिस्टेंस ऐसा होगा कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो ये वाला होगा जो मैं सेंटर पे बना रहा हूँ। ऐसा ही है जी हमजा, यहाँ तक समझ आती है बात? जी दिस डिस्टेंस, तो वो ये वाला डिस्टेंस आएगा यहाँ पे। बट डू यू नो दिस डिस्टेंस? यू डोंट नो दिस डिस्टेंस। You actually know QC, they have given you QC। अच्छा, PQ तो उन्होंने इसलिए दिया हुआ है ना कि कंफ्यूज हो और PQ डालो यहाँ पे, ठीक है। और PC इसलिए दिया हुआ है कि और कंफ्यूज हो। दिस इज QC, QC 0.3। तो जितना QC है उतना ही ऊपर वाला होगा ना कि पैरेलल लाइंस है और इक्वल है। तो दिस इज 0.3, तो दैट इज आल्सो 0.3। Got it? It is 0.6 यस सर। न्यूटन मीटर, ठीक है। It is 0.6 न्यूटन मीटर। Howda, now clear? यस सर। Hamza, what about you? जी क्लियर। Okay, now my question is it giving a clockwise movement or anti-clockwise movement? See, for this I actually told you to use that pen method. Okay, in last class, like Yumna was saying, why do we need to do this when we can easily, imagine it? तो अभी आप इमेजिन करके बता दो कि वेट जो है वो पिवट से क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा, या पेन मेथड यूज करके बता दो। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देगा। एंड हाउ डिड यू डिसाइडेड? हमजा, तुम क्या बता रहे हो? See, this is the scale arrowhead क्या है, नीचे की तरफ है ना, यहाँ पे है। तो हम इसको यूं घुमाएंगे ताकि पिवट की तरफ आ जाए जल्दी से, है ना। अगर इसको उल्टा घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो बड़ा लंबा घूम के आएगा। However, if you move it like this in a clockwise direction, it will reach the pivot quickly. So this is giving you clockwise movement, ठीक है हमजा? 0.6 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब समझ आई या रिपीट करूं? जी सर।